हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, और साथ ही मैंने आपको उसके फैक्टर्स बताए थे, स्ट्रक्चर बताया था, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेक्चर में आपका बायोटिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका पढ़ेंगे एबायोटिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आपका एबायोटिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी अजैविक संरचना के बारे में, जो हमारा इकोसिस्टम होता है बच्चों। तो बायोटिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह एक जो हमारा जीव होता है उससे दूसरे जीव में होता चला जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एबायोटिक स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में, कौन कौन से आपके टाइप होते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपका जो एनवायरमेंटल स्टडीज है ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। यहाँ पर सभी क्लासेस आपकी कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पर कराई जाएंगी। और इसके अलावा भी आपके काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी ऑलरेडी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके और स्टार्ट होंगे इन फ्यूचर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और सभी बच्चे पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन एमपॉली पर मिल जाएंगे। वैसे भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ती है नोट्स की वैसे तो आप हमारे साथ बना सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर एग्जाम टाइम में आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एबायोटिक स्ट्रक्चर। एबायोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से ये आपका काम करता है, चलिए समझते हैं। एबायोटिक स्ट्रक्चर को हिंदी में आपका अजैविक संरचना कहा जाएगा। इसको द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम form the abiotic structure. Climate, soil, geographical feature, energy, nutrients etc are its main components। यानी ये सारे के सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक और रासायनिक घटक अजैविक संरचना का निर्माण करते हैं। सबसे पहली चीज कौन कौन से आपके भौतिक यानी आपके फिजिकल और आपके रासायनिक यानी केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं किसका, आपका अजैविक घटक का, जिसमें आपके जलवायु, मृदा, भौतिक विशेषताएं, ऊर्जा और पोषक तत्व आदि प्रमुख इसके घटक होते हैं। पहली चीज तो होगी बच्चों आपकी ये, यानी जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी आपके ऊर्जा के जो हमारे स्रोत होंगे, जो सोर्सेज होंगे, वो सारे के सारे भौगोलिक विशेषताएं, ये सभी मिलकर क्या बनाती है, आपका एबायोटिक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसको जो आपका एबायोटिक स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, या मैं कहूं दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फिजिकल और एक होता है आपका केमिकल। डेफिनेशन में जैसे हमने भी पढ़ा आपका फिजिकल और केमिकल दोनों ही मिलकर क्या बनेगा, आपका एबायोटिक बनेगा। जबकि बायोटिक स्ट्रक्चर में क्या बताया था मैंने आपको, बायोटिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था जिसमें आपके जीव आ जाएंगे, आपके पौधे आ जाएंगे, आपके मनुष्य आ जाएगा, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, आपका बायोटिक बनाते हैं। और एबायोटिक में आपका फिजिकल और आपका केमिकल जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, फैक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे मिलकर आपका एबायोटिक बनाते हैं। इसको समझ लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख भौतिक कारक इस प्रकार होते हैं। जो आपका फिजिकल कारक होते हैं किसमें, आपके अजैविक घटक में, जैसे धूप और छाव यानी सनलाइट एंड शेड। सनलाइट एंड शेड, सूर्य की अवधि, तापमान और हवा, अक्षांश और देशांतर की स्थिति यानी ड्यूरेशन ऑफ द सन, टेम्परेचर एंड एयर, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और आपका पानी यानी वाटर। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके फिजिकल में आ जाते हैं। यानी फिजिकल मतलब जिसको आप छू सकते हैं या जिसको आप महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, दोनों ही आपके फिजिकल में आ गए। ठीक है, जैसे कि धूप और छांव की अगर मैं बात करूं, जो आपको इनडायरेक्टली भी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं एनवायरमेंट को बिल्ड करने में। जैसे कि धूप और छांव की अगर हम बात करें तो धूप और छांव किस तरीके से आपका फिजिकल फैक्टर हो जाता है। एक किसान है, खेत के अंदर वो पौधा बोता है, ठीक है, तो वो उस एरिया में पौधा बोएगा जहां पर धूप होगी, या उसमें बोएगा जहां पर छांव रहेगी। तो जाहिर सी बात है वो अपने पौधे को उस जगह पर लगाएगा जहां पर उसे धूप अच्छी मिल सके। धूप क्या करती है, धूप से प्रकाश संश्लेषण होगा भाई। सूरज की रोशनी जो होती है वो क्या करती है, पौधे को प्रकाश देती है, तो उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और पौधा क्या है, तेजी से बढ़ेगा। जबकि छांव में क्या होगा, छांव में आपकी फफूंदी, घास, फॉर्म, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। पौधा इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा आपका किसमें, धूप में। जबकि छांव में क्या होगा, छांव में आपका पूरी तरीके से पौधा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सूर्य की अवधि के बारे में, यानी ड्यूरेशन ऑफ द सन। ड्यूरेशन ऑफ द सन किस तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। ड्यूरेशन ऑफ द सन आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में दिन बड़े हो जाते हैं, है ना।
सर्दियों में दिन कैसे होते हैं आपके बड़े हो जाते हैं। सर्दियों में दिन सर्दियों में दिन नहीं, आपकी गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में दिन आपके छोटे हो जाते हैं। तो सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़ी, गर्मियों में दिन बड़े और रात छोटी। तो जब दिन बड़े होंगे तो सूरज भी निकलेगा, भाई सर्दियों में सूरज कम देखने को मिलता है, तो जब दिन बड़े हो जाएंगे तो दिन में क्या होगा, सूरज देखने को मिलेगा आपको। तो जब दिन बड़े होंगे तो उससे क्या होगा, जो पौधों की ग्रोथ होगी, जो पौधों का विकास होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से एनवायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है सूर्य की अवधि। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तापमान और हवा यानी टेम्परेचर एंड एयर के बारे में, तो टेम्परेचर भी क्या करता है, एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। भाई जहां ठंडे प्रदेश हैं, जहां ठंडे इलाके हैं, वहां पर क्या करते हैं लोग, गर्म वस्त्र पहनते हैं, जबकि जो गर्म इलाके हैं वहां पर लोग क्या है, हल्के कपड़े पहनते हैं। और इसी तरीके से जो टेम्परेचर क्या करता है, जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं उनकी स्किन टोन फेयर होती है, जो गोरे गोरे से लोग होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं बहुत ज्यादा, वो अपनी हेल्थ का भी काफी ध्यान रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को बेयर करना है, बर्दाश्त करना है ठंडे को। तो गर्म टेम्परेचर और ठंडा टेम्परेचर भी क्या करता है इस तरीके से। एयर में भी आप देख सकते हैं, जहां पर तेज हवाएं चलती है वहां पर क्या है, जो पेड़ होते हैं वो उस टाइप के लगाए जाते हैं जो हवा के प्रेशर को झेल सके, जबकि जहां पर हवाएं धीमी चलती है वहां पर कैसा भी पेड़ आप बो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अक्षांश और देशांतर की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश और देशांतर क्या करता है बच्चों, आपका अक्षांश और देशांतर सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। भाई हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो इन्हें ही लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। जो आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो हमारी लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो अक्षांश और देशांतर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी खड़ी वाली लाइन होती है वो टाइम को बताती है, और जो हमारी पड़ी वाली लाइनें होती है वो हमारे मौसमों की जानकारी देती है। तो अक्षांश और देशांतर की स्थिति किस तरीके से एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अलग अलग जगह पर क्या होता है, मौसम अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि अगर आप केरल में जाएं तो केरल में क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है। इंडिया में केरल जो हमारा स्टेट है केरला, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। जबकि अगर आप राजस्थान में चले जाए तो वहां पर क्या है, ड्राइनेस ज्यादा है, सूखा ज्यादा है, तो वहां पर बारिश कम होती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पानी के बारे में यानी वाटर के बारे में। तो वाटर किस तरीके से करेगा, भाई कुछ ऐसे गांव हैं जो पानी के किनारे पर मौजूद हैं, ठीक है, पानी के आसपास क्या है, मौजूद है, आपके स्थित है। तो वहां पर क्या है, आसानी से वो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मछली पालन वगैरह अगर करना चाहते हैं लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर एक गांव ऐसा हो जहां पर पानी ना हो, जहां से लोगों को पानी कुआं खोद कर पानी निकालना पड़े, तो क्या वहां पर अच्छी फसलें हो जाएंगी या वहां पर मछली पालन किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो आपके भौतिक कारक हैं, जो आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और आपका नेगेटिवली भी, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालते हैं और आपका नेगेटिव इंपैक्ट भी डालते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपके फिजिकल फैक्टर एनवायरमेंट को बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो सभी बच्चों अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या लेक्चर में भी किसी टाइप की आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप मुझको जरूर बताइएगा, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकंड आपका फैक्टर कौन सा है बच्चों, सेकंड फैक्टर है हमारा रासायनिक कारक। नेक्स्ट हमारा रासायनिक कारक यानी इसे कहा जाता है केमिकल फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, केमिकल फैक्टर। मेजर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इट मींस प्रमुख पोषक तत्व जैसे कि आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एवं अन्य जैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को प्रभावित करते हैं। यानी जितने भी आपके ये पोषक तत्व हैं, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को इफेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक परस्पर प्रभाव डालते हैं, खाद्य श्रृंखला एवं पदार्थ चक्रण द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये तो हो गई आपकी लैंग्वेज वाली बात। अब इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि ये सारी की सारी बात क्या कह रही है, यानी केमिकल फैक्टर्स हमारा कह क्या रहा है। तो केमिकल फैक्टर आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जब एनवायरमेंट में जितने भी आपके ये न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन हो गया आपका NFSC, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपका NFS यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, ये हमारे 3 पोषक तत्व हैं। जैसे कि मान लीजिए खेत के अंदर किसान ने गेहूं या धान की फसल बो दी, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं हमारे NFS, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आपका मिट्टी के अंदर मौजूद होता है।
अब ये पोषक तत्व उस फसल ने क्या किया है, जो फसल उसने बोई थी, जो किसान ने बोई थी, उसने अवशोषण किया, उसने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, यानी आपका क्या कर लिया, रेगुलेट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, प्रकाश संश्लेषण हुआ और पोषक तत्व किस में चले गए, आपके पौधे में चले गए, गेहूं के पौधे में या आपका जो है धान के पौधे में चले गए। और उस पौधे को मान लीजिए जानवर ने खा लिया, किसी भी जीव ने आपका खा लिया। अब जब वो जीव उस पौधे को खा लेता है तो वो न्यूट्रिएंट्स किस में चले जाएंगे, उसकी बॉडी में चले जाएंगे, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर किसकी बॉडी में चला जाएगा, उस जीव की बॉडी में चला जाएगा। अब उस जीव की क्या हो गई, डेथ हो गई भैया, वो जीव आपका क्या गया, मर गया। अब मरने के बाद उसके अवशेष कहां जाएंगे, वो भी मिट्टी में जाएंगे। अब जब उसके अवशेष मिट्टी में जाएंगे तो मैंने कल ही आपको लेक्चर में पढ़ाया था डीकंपोजर के बारे में। किसके बारे में, आपको डीकंपोजर के बारे में बताया था कि अपघटक क्या होता है। बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा अपघटक किसे कहते हैं। तो डीकंपोजर जो होते हैं हमारे, जो अपघटक होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं बच्चों। आपका डीकंपोजर्स क्या होते हैं हमारे, डीकंपोजर्स होते हैं जितने भी आपके मरे हुए और सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं, इसके अलावा सूखे पत्ते होते हैं, उनको जो खाने का काम करते हैं वो कौन होते हैं हमारे, वो कौन करते हैं, हमारा डीकंपोजर्स करते हैं, आपका अपघटक करते हैं। जैसे कि हमारा कीड़े मकोड़े हो गए, इसके अलावा आपका जो है अर्थवॉर्म हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे डीकंपोजर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी मृत जीव होते हैं उनको खाते हैं और उनको खाकर क्या करते हैं, उनके अवशेष को मिट्टी में मिला देते हैं। तो हम बात कर रहे थे फास्फोरस, सल्फर और हमारा किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। तो ये जो सारे हमारे पोषक तत्व हैं जो कि क्या है, वापस किस में चले जाते हैं, डीकंपोजर्स क्या करते हैं, बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को क्या करेंगे, डीकंपोज करेंगे और वापस मिट्टी में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे जो पोषक तत्व है जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पर क्या है, वापस चले जाते हैं। तो ये हमारा केमिकल फैक्टर हो जाता है। आई होप आप सभी को केमिकल फैक्टर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में, यानी जो हमारा फंक्शनल आपका एट्रीब्यूट्स होता है ये क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपका फंक्शनल एट्रीब्यूट में पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली के कुछ मुख्य घटक होते हैं। बच्चों ये जो आपके यहाँ पर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, इनको ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषी स्तर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन हो गया, आपका प्राथमिक पारिस्थितिक तंत्र का विकास और विनियमन हो गया आपका, और एनर्जी फ्लो हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरीके से आपका हम इसमें पढ़ने वाले हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन क्या होती है, आपकी फूड चेन किस तरीके से काम करती है, यानी एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसे ही फूड चेन कहते हैं। और ये ऊर्जा जो आपकी ट्रांसफर होती है वो दो माध्यम से होती है, फूड चेन और फूड वेब के माध्यम से होती है। पोषी स्तर आपके कौन कौन से होते हैं, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगी तो थोड़ा बहुत आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कुछ मात्रा में आपकी एनर्जी का लॉस होता है। तो हम आपके जो लॉज ऑफ एनर्जी है वो भी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन हो गया आपका, सेकंड लॉ हो गया, ये सारे लॉज हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। प्राथमिक उत्पादन आपका क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये आपके इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही हम बात करेंगे आपका जो पारिस्थितिक तंत्र का विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से उसका विनियमन यानी आपका रेगुलेशन किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि आसान शब्दों में हम बात करें तो आज की डेट में जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि पानी हो गया आपका, लाइट हो गई आपकी, या और कुछ भी है XYZ, जितने भी रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ मौजूद है, पेड़ हो गए आपके, है ना, तो हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। बेसिकली यही सिखाता है हमें कौन, पारिस्थितिक तंत्र का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह किसे कहा जाता है, कि भाई एनर्जी कहां से, ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, आपका जो सोर्स होता है एनर्जी फ्लो का वो कौन सा होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है बच्चों, सूर्य को कहा जाता है। तो जहां से आपकी एनर्जी स्टार्ट होती है वो हमारा सन होता है, उसके बाद आपका प्रोड्यूसर आ जाता है, फिर कंज्यूमर, फिर डीकंपोजर आ जाते हैं। इस तरीके से आपकी एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है। और साथ ही इसके कुछ की पॉइंट्स रहने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि एनर्जी फ्लो को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको हम एक एक टॉपिक में, सेपरेट टॉपिक में हम आपका पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो भी जल्द आ जाएगा। रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रेगुलर क्लासेस रहें। तो सभी बच्चे अगर लेक्चर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एम्पोली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों मेहनत करते रहो, अभी समय है हमारे पास, काफी समय है, तो हम अभी से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स हम एग्जाम में गेन करेंगे।
तो सभी बच्चे हमें सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।